और अब चलते हैं रजत के पास और कमोडिटी से किस तरह से शुरुआत होगी आज वो जान लेते हैं। रजत, ओवर टू यू। बिल्कुल देखना होगा सोने चांदी की शुरुआत कैसे होती है। कल के सत्र में एक डिप जरूर मिला था, 160 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सोने पे देखने को मिली थी और साथ साथ चांदी भी कल गिरकर कामकाज हो रहा था। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे विजिबल थी और कॉमेक्स में भी देखें तो चांदी का भाव लगभग 20.25 प्रति आउंस के नीचे है। 1% ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिली है और कॉमेक्स पर सोना जो है वो 1360 प्रति आउंस डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट ओपनिंग टिक्स प्रेशियस मेटल्स के 121 रुपए की गिरावट के साथ यहाँ पर सोने की ओपनिंग हुई है और चांदी फिर से 600 रुपए का गोता लगा के शुरुआती सत्र पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है और 1.5% के आसपास की गिरावट इसमें चांदी पे देखने को मिल रही है। तो ह्यूज फॉल आज शुरुआत हुई बाजार की और क्रूड कल इंटरनेशनल मार्केट में भी चढ़ा 3.5%, घरेलू बाजार में पुल बैक था और अभी भी 0.1% के आसपास की तेजी शो कर रहा है। तो निचले स्तरों से खरीदारी क्रूड पे एक पुल बैक ट्रेड विजिबल है आज की मार्केट में भी और प्रेशियस मेटल लगातार कंसेक्यूटिवली 2 ट्रेडिंग सेशन पर कमजोर है। कॉपर माइनरली नेगेटिव, इसके अलावा निकल पे अब 1% ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो बेस मेटल्स की कमजोर ओपनिंग देखने को मिली है। साथ साथ लेड जो है बिल्कुल फ्लैटिश कारोबार हो रहा है, 121-120 के जोन्स पे यहाँ पर जो लेड है वो बना हुआ है। बेस मेटल्स पे ज्यादा हलचल है ही नहीं। जिंक में लगभग 50 पैसे के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो फोकस है वो क्लियरली प्रेशियस मेटल्स पे है। गोल्ड और सिल्वर पे दोनों पे ही आज शुरुआती टिक्स नेगेटिव पड़ते हुए नजर आए। भरत कुमार जी जीएफएम रिसर्च से मेरे साथ मौजूद है, अमित सजेजा जी जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, सबसे पहले आप बताएं आज के लिए सोने चांदी पे आपकी स्ट्रैटेजी और इतनी बिकवाली के पीछे कारण। नहीं, मेजरली हम लोग अगर प्रेशियस मेटल्स देखते हैं तो मेजर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट माइनर ट्रेंड थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में है। इवन कॉमेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो तब तक 1380 के ऊपर बंद नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिशनेस मे नॉट बी एक्सपेक्टेड। तो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है एंड करेक्शन अराउंड 31,350 तक गोल्ड में एंड सिल्वर में अराउंड 46,000 रेंजेस के आसपास तक हम लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन बीइंग ओवरबॉट सिचुएशन एंड अपार्ट फ्रॉम द क्रूड और गोल्ड प्रेशियस मेटल्स में जो इनवर्स कोरिलेशन एग्जिबिट कर रहा था, आई थिंक दैट इज एक्टिंग एज ए डिफरेंट फॉर प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि क्रूड काफी अच्छे सपोर्ट लिया है कल। तो विस प्रेशियस मेटल्स में करेक्शन दिख रहा है। ठीक है, प्रेशियस मेटल्स पे दबाव है। अमित जी, आपकी स्ट्रैटेजी आज अगर ट्रेड लेना हो सोने चांदी पे तो क्या ट्रेड सजेस्ट करेंगे और टारगेट्स क्या रख सकते हैं? देखिए, कल हमने देखा कि सिल्वर स्पेसिफिकली 48,300-400 जोन जो पिछला भी एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर जाने में स्ट्रगल हो रही थी और कल के दिन में अच्छी खासी एक सेलिंग आ गई थी। ये आज फॉलो थ्रू सेलिंग आई है कल के नॉन फॉर्म क्रूशियल नॉन फॉर्म डेटा के पहले, जो जनरली हमें देखा गया है कि गोल्ड सिल्वर में सेल ऑफ आता ही है इस डेटा के पहले। मुझे लगता है कि अगर ये आने वाले दिनों में 48,000 नहीं क्रॉस कर पाया चांदी तो एक बड़ा करेक्शन अराउंड 45,500 से 45,000 तक भी हो सकता है, जिसके बाद उसकी बुलिशनेस फिर कंटिन्यू होगी। स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए 47,300 के करीब बेचा जा सकता है और डाउन साइड में 46,600 तक के टारगेट दिख सकते हैं। राइट भरत जी, क्रूड पे टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं आज के लिए? हेलो, हाँ जी भरत जी, क्रूड पे आपकी स्ट्रैटेजी आज लगभग 0.1% की तेजी के साथ शुरुआत हुई है। तेजी नहीं, एक बाउंस बैक जरूर है। हाँ, क्रूड में आई थिंक 2730 के आसपास अगर तो खरीद सकते हैं एंड आई थिंक इट विल रीइनिशिएट द बेस तो बन चुका है, बॉटम तो बन चुका है। हायर साइड में अराउंड 28-20 तक आज के लिए देख सकते हैं। तो आई थिंक बेस्ट एंट्री प्राइस अराउंड 2730 के आसपास रहेगा फॉर 28-20 ऑन हायर। अमित जी, क्या आप भी इसी बात को कहेंगे कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बॉटम बना है क्रूड पे, एक बाउंस बैक है, इसमें अभी और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप? बॉटम तो कहना मुश्किल होगा, बट एक इंट्राडे रिवर्सल या शॉर्ट टर्म रिवर्सल तो डेफिनेटली आ सकता है। स्विंग चेंज हुआ है, जो लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे उसका स्विंग एक बार चेंज किया मार्केट ने, तो अपसाइड 2800-2820 जैसे भरत जी ने बताया वैसे हो सकते हैं अपसाइड में, तो बाइंग की सलाह होगी इंट्राडे की। राइट भरत जी, अगर कोई बेस मेटल्स पे दाव लगाना हो, आज ओपनिंग टिक्स बिल्कुल फ्लैट है या फिर माइनरली नेगेटिव कामकाज करने ज्यादातर बेस मेटल कमोडिटीज, आपकी रणनीति किसी भी बेस मेटल कमोडिटी पे? आई थिंक बेस मेटल्स में थोड़ा मिक्स बैग चल रहा है, वेयरइन कपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स काफी साइडवेज हो चुके हैं, जैसा कि निकल है एंड जिंक अराउंड 153 के आसपास जिससे सप्लाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इवेंचुअली आई थिंक जिंक में अराउंड 153-150-350 के आसपास आ गए तो सेलिंग कर सकते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स कॉपर अभी भी काफी साइडवेज है। आई थिंक जिंक वुड बी द बेटर पिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
अमित जी, अगर कोई स्ट्रैटेजी आज एग्री कमोडिटीज पे रखनी हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? जी मुझे मेंथा मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। मैं मेंथा ऑयल पे बाय देने की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स अराउंड 960 965 तक के होंगे, बट मीडियम टर्म में 1000 के ऊपर तक के टारगेट देख सकते हैं। तो मेंथा ऑयल बाय करने की सलाह। भरत जी, आपकी इस हिसाब से आज किसी एक कमोडिटी फोकस करना हो तो कौन सी कमोडिटी सजेस्ट करेंगे सर? I think crude and then afterwards silver. चलिए, बहुत शुक्रिया भरत जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अमित जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट में बात करने के लिए। पोजिशनल कॉल नेचुरल गैस, देखिए ये कमोडिटी जो लगातार फोकस में है। 3 दिन की कॉल आई अगस्त वायदा में। 188 के जोन्स पे खरीदारी करें, 182 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाएं, और 197 तक के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल मानता है कि नेचुरल गैस पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये कमोडिटी ड्राइव हो गया। आज थोड़े ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव कमोडिटी है। 11:30 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और बाजार के जानकार फयाज उदानी जी मेरे साथ जुड़ेंगे कोटक कमोडिटी से, एवीपी। इनसे जानेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, कहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। विनीता अडवाणी बताएंगी और जानेंगे कि कौन सी कमोडिटीज है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, इनफैक्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही आपको बम्पर कमाई करा सकती हैं। चलो इक्विटी मार्केट का रुख करें तो आज इंडियन मार्केट्स पे देखिए मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार ने उसको पास कराया राज्यसभा में, उसके बाद जिस तरीके से ट्रेड हुआ है, शुरुआत बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्या यहाँ से अभी गिरा सकते हैं या फिर एक तगड़ा रिवर्सल के लिए तैयारी होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो तेजी बन रही है उसमें बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। टाटा मोटर्स डीवीआर कल की गिरावट के बाद पलट गए। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आया, और बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज निचले स्तरों से साफ तौर पे खरीदारी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मेरे साथ ये जो जीएसटी संशोधन बिल जो है कल राज्यसभा में पास हुआ, उसी भी बात करने के लिए आरसी अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन V2 रिटेल के। अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी, काफ़ी समय से ये बिल जो है ये पेंडिंग पड़ा था, लेकिन इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा? क्या आप वाकई समझते हैं दिस इज अ गेम चेंजर? मेरे ख्याल से 50 साल के इंडिपेंडेंस के बाद के इतिहास में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म कहूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इससे बहुत बड़े बड़े चेंजेज आएंगे। मैं कुछ एक आपको गिनती से बताता हूँ कि बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनेंगे, जिससे कि वेयर हाउसिंग कॉस्ट में इफिशियंसीज आएगी। अभी अगर किसी वेयर हाउस का कॉस्ट, छोटे वेयर हाउस का कॉस्ट अगर 20 रुपये स्क्वायर फीट रेंटल और मैन पावर कॉस्ट और सब मिला के अगर वेयर हाउसिंग कॉस्ट 30-35 रुपये आता है, तो वो बड़े वेयर हाउस में 15 रुपये स्क्वायर फीट में काम हो जाएगा। दूसरा बड़ा इंपैक्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, और ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता है, अभी हमारी बिहार गाड़ियां जाती है तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है बिहार के शोरूम्स में पहुंचने के लिए। लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने के बाद जगह जगह जो सेल टैक्स नाके में गाड़ियां रुकती थी वो रुकना बंद हो जाएगी और फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि ये रिफॉर्म होने के बाद में जो हैसल्स था जगह जगह एफ फॉर्म का, सी फॉर्म का, CST, ये सब जब बंद हो जाएगा तो हर आदमी स्मूथली बिजनेस कर पाएगा। और अगर बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा तो बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि और जॉब क्रिएट होंगे, और ओवरऑल ये सारी इफिशियंसीज से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा, और वो अल्टीमेटली कॉस्ट अगर बिजनेस का कम होने से अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को 2 पैसा सस्ता माल मिलेगा। तो ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है, और मैं तो बोलूँगा कि ये मोदी गवर्नमेंट के से आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा सौगात है कि अगले 10 साल में, 20 साल में एक नया भारत देखने मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छे तरीके से बताया कि वैल्यू चेन में क्या अलग अलग स्टेप्स पे कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, ये गुड्स के जो दाम है, देखिए आप रिटेल सेक्टर को है, और इनफैक्ट बिल्कुल एंड में जाके एक रिटेलर जो है वो ग्राहकों से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये जो कीमतें हैं गुड्स की, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अब जीएसटी, ऐसा अनुमान है कि जीएसटी लागू होगा तो इन्फ्लेशन में 0.6 से 0.7% की ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस समझ रहे हैं कि एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। गुड्स क्या सस्ते होंगे और क्या आप पास ऑन करेंगे बेनिफिट कंज्यूमर्स को?
देखिए, मेरे को जितनी समझ है, मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर ओवरऑल सिस्टम में इफिशिएंसी क्रिएट होती है तो कभी भी महंगाई बढ़ नहीं सकती है। अगर हर जगह अपने 2 पैसा बचाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि अगर टैक्स नेट जो है वो टैक्स का जो सिस्टम है वो ब्रॉड बेस्ड होगा। अभी बहुत कम लोग टैक्स कंप्लायंस में हैं। जब ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसको अच्छे कामों में खर्च करेगी, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर बिजनेस को किसी भी चीज़ से बढ़ावा मिलता है तो वो कॉस्ट में बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली वो सिस्टम सारा इफिशिएंसी सारी मिल के और कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम ही लाएंगे, जिससे कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। सर, एक और चीज़ समझाएं, रिटेल सेक्टर का अगर औसत कैलकुलेट करें तो आय का कितना प्रतिशत जो है वो फिलहाल टैक्स में चला जाता है, और जीएसटी लागू होने के बाद वो परसेंटेज कितनी कम होती हुई नजर आएगी? देखिए, टैक्स परसेंटेज तो जब तक फैशन में क्या टैक्सेशन का जीएसटी का क्या आता है, लेकिन मैं अपने अंदाज से ये बोल सकता हूँ कि जब ब्रॉड बेस्ड होगा टैक्स नेट, तो उसमें जैसे अभी ऑर्गेनाइज कंपनियां टैक्स देती है, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो अगर सारे लोग टैक्स नेट में आएंगे तो उससे मेरे को लगता है ओवरऑल हमारी इफिशिएंसी बढ़ेगी और टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ही आएगा। राइट। अब एक और बात यह है कि जीएसटी को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के से गुजरना पड़ेगा सरकार को। अभी भी डेडलाइन है अप्रैल 2017। क्या आपको लगता है कि रोल आउट की डेडलाइन सरकार मीट कर लेगी? मैं कल राज्यसभा का देख रहा था पूरी कार्यवाही, और मेरे को लगा कि भाई हर बुद्धिमान इंसान ये जानता है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत माने अच्छी सौगात लेके आएगा। तो हर लोग कोऑपरेट कर रहे थे, और मेरे को लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी सब लोग जानते हैं कि ये हर स्टेट के लिए एक हो सकता है कि टैक्स रेवेन्यूज में एक विंडफॉल चेंज लेके आएगा। तो मेरे को लगता है कि यही बुद्धिमानी परसिस्ट करेगी और मेरे ख्याल से बहुत स्मूथली इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। सर, आखिरी सवाल होगा आपसे, 18%, 19% कितना टैक्स हो आप सही मानते हैं रिटेल सेक्टर के लिए? एक अगर कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो रिटेल सेक्टर की क्या मांग है, कितना टैक्स होना चाहिए? मेरे ख्याल से इनिशियली कुछ भी टैक्स हो, लेकिन जब गवर्नमेंट का टैक्स जो बेस है वो टैक्स बेस बढ़ेगा और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तो अल्टीमेटली इट हैज टू कम डाउन। और गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है, अगर वो अभी अगर 1 करोड़ लोगों से आ रहा है या 50 लाख लोगों से आ रहा है और वो टैक्स बेस बढ़ के अगर 2 करोड़ और 5 करोड़ लोगों से हो जाएगा तो अल्टीमेटली सबको बेनिफिट ही होगा, और जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए एकदम जेन्युइनली टैक्स का जो रेट है वो कम आएगा। राइट अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए और बताने के लिए क्या मायने हैं जीएसटी के अर्थव्यवस्था के लिए और खास तौर पे रिटेल सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ स्टॉक सीधा मार्केट की तरफ रुख करते हैं और इम्पैक्ट आज कुछ स्टॉक्स पे जोरदार देखने को मिल रहा है। पुंज लॉयड जैसे कि एक स्ट्रक्चर, इनफैक्ट ये स्टॉक सुबह से ही काफ़ी एक्टिव होता हुआ नजर आया। सेवन काउस में सब्सिडी ने हिस्सा बेचा, उसका एक इम्पैक्ट है, 4.5% के आसपास की तेजी। क्वेस्ट कॉप अब तक लिस्टिंग जब से हुई है तब अब तक सबसे बेहतर स्तर पर पहुंच गया, आज भी 10% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए। कैडिला, नैटको फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स चेस कर रहे हैं। बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पे बेट लगनी शुरू हो गई। एचओईसी 7 दिन की गिरावट थी लेकिन क्योंकि क्रूड में ही पुल बैक आ गया, एचओईसी में पुल बैक ट्रेड बना। रिको ऑटो, ल्यूमिक्स ऑटोटेक आज दिया गया था सुबह आपको, ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली प्रदर्शन कर रहा है और कुछ गिरावट वाले, इनफैक्ट ग्लोबल स्पिरिट्स में भी काफ़ी स्ट्रांगली आज रिटर्न्स डिलीवर हुए और 2 दिन से गिरते बाजार में चढ़ा है स्टॉक। लेकिन जो खराब नतीजे उनका इंपैक्ट देखिए, 11% नीचे है टीडी पार, नतीजे पसंद नहीं आए बाजार को। इसके अलावा बाटा एक और स्ट्रक्चर जो ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया और कुछ स्टॉक जैसे कि इंडियन बैंक से एक पुल बैक ट्रेड विजिबल है। किरण यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो इंडेक्स पे कॉल बताएं, आज के लिए अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ओवरऑल मार्केट कैसी लग रही है? निफ्टी पे आपकी कॉल। जी मॉर्निंग। मुझे लगता है कि मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है टेक्निकली भी, क्योंकि इसने कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 8600 85 80 था वो तोड़ चुका था, तो थोड़ी सी मंदी होती नजर आ रही है। पर अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो इधर बहुत अच्छा डेरिवेटिव डेटा दिखाई दे रहा है, जहां से इधर से एक पुल बैक देखने को मिल जाना चाहिए।
तो ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में आपको वोलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी और ये वोलेटिलिटी एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन को कर सकती है। पर इसके लिए अगर किसी को तेजी करनी है तो 8580 से लेके 8600 ये बैंड जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद वन वे रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि 8600 के ऊपर ही तेजी करे, 8580 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट्स के लिए 8680 8700 आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ही तेजी करें, वरना आपको वेट एंड वॉच पॉलिसी ही रखनी चाहिए। ओके राइट सर, अब ये कुछ ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आप राय दें, एक तो प्रिकोल या फिर रिको ऑटो, ल्यूमिक्स ऑटो टेक, कोई भी स्टॉक अगर आपको लगता है इस तरह से भी काफी बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। रिको ऑटो एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहां पे एक अच्छी चार्ट पे रुझान दिखाई दे रही है, और मेरा मानना है कि ये इजीली 60 लेवल्स को क्रॉस करते हम अगले कई दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो रिको ऑटो में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वैसे ही और एक स्टॉक है अमर राजा बैटरी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अमर राजा में भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर से बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। इमीडिएट बेसिस पे मेरा टारगेट अमरा राजा पे 942 का जो मैंने कहा था वो तो हो चुका है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 960 के लेवल्स अगले 2 देखने को मिल जाने चाहिए। ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर स्टॉक रहेगा, इसको 960 की तरफ जब जाएगा तब बेचना नहीं है, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। राइट, एक और स्टॉक देखिए, इंडियन बैंक अब 12% ऊपर आ गया है, 201 का जोन पार किया है, बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज इस फ्लैट बाजार में या फिर गिरते बाजार में भी चढ़ रहे हैं। इंडियन बैंक दिन के उच्चतम स्तर पे 201 के लेवल पे क्या करना चाहिए, इससे प्रॉफिट बुक कर लें या फिर तेजी भी और बढ़ेगी? नहीं, तेजी बढ़नी चाहिए, बिकॉज इधर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है रजत जी। जहां पे सारे पीएसयू बैंक थोड़े से नीचे जा रहे हैं, ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो इधर एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट करते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी किया जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस 196 का रखना बहुत जरूरी होगा, और टारगेट्स के लिए आज के लिए टारगेट्स करीबन 211 तक हो सकते हैं, और अगले कई दिनों में ये इजीली 230 क्रॉस करता नजर आएगा। राइट, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो आज पुल बैक शो कर रहे हैं। टाटा स्पॉन्ज देखिए, ये एक स्टॉक लगातार गिर रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब लॉन्ग टर्म एवरेज यानी कि 200 दिन के एवरेज के आसपास से पलटना शुरू किया है स्टॉक ने। क्या इस पे ट्रेड लिया जा सकता है टाटा स्पॉन्ज पे? एक बड़ी उछाल हमने देखी थी करीबन फरवरी 2000 से, जहाँ पे 350 के लेवल से करीबन 650-670 स्टॉक नजर आया था। उसके बाद एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन हो चुकी है, जैसे आपने कहा 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके बाउंस बैक हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से इजीली ये वापस एक बार 680 के ऊपर चलता नजर आएगा। ये इस ट्रेड के लिए 85 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। राइट, और साथ ही साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स जहां पर आज बाजार पे तेजी देखने को मिल रही है, फटाफट से वो भी मैं आपको बता दूं। क्वेस्टकॉर्प जैसे स्ट्रक्चर्स बहुत आज पुल बैक ट्रेड शो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो स्टॉक्स आज तेज हैं, जैसे कि ग्लोबल स्पिरिट्स, ये 2 दिन हो गए हैं स्टॉक को गिरते बाजार पे, काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है ग्लोबल स्पिरिट्स। क्या आपको लगता है यहाँ से अभी और तेज होगा, या फिर दिन ने भी 2 दिन में रिटर्न कमा लियो, चाहे मानने रिटर्न ही मिले, इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें? ग्लोबस पे मेरा चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर होल्ड करने की सलाह होगी। अच्छे रैली के बाद अच्छा टाइम करेक्शन भी हुआ है और प्राइस करेक्शन भी हुआ है। बहुत अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, करीबन 66 के करीब। 66 से ऊपर बहुत ज्यादा भागा नहीं है, 69 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 66 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 78 के टारगेट्स अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है सर? 2 स्टॉक्स बताएं। मैंने जो अमर राजा बैटरी कहा वही एक स्टॉक था, उसका टारगेट्स तो दे चुका हूँ। आईजीएल एक दूसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे आपकी नजर रहनी चाहिए। आईजीएल पे मेरा बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा। 656 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने सजेस्ट किया था, पर अभी स्टॉक चल चुका है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 660 के करीब होगा, और टारगेट जो मैंने आईजीएल 677 दिए थे तो वो बरकरार रहेंगे, 677 के टारगेट्स रहेंगे। फार्मा स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं, कैडिला और नेटको फार्मा, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? नेटको फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। नेटको फार्मा में बहुत ही अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। ये एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और उसका ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि ये स्टॉक इजीली आते कई दिनों में 667 तक जाने की उम्मीद है। इसने एक 2 जो उसके पहले स्विंग टॉप्स थे, उसके अगर ट्रेंड लाइन ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक रेजिस्टेंस वैल्यू इन्हीं लेवल्स पे करीब आ जाती है। चलिए, लेकिन क्योंकि जीएसटी बहुत अहम मुद्दा है इसमें मार्केट्स के लिए, अर्जुन राम मेघवाल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एमओएस फाइनेंस। सर, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, और मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि राज्यसभा में जीएसटी संशोधन बिल को पास कराना। सरकार ने इसके लिए जो ये एक उपलब्धि है, ये आप
कितना इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखते हैं और क्या ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है सर इकोनॉमी के लिए? देखिए, जीएसटी बिल पास होना सरकार के लिए तो एक उपलब्धि है ही, लेकिन मेरे हिसाब से भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसद और भारतीय संघीय ढांचे के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। एक देश एक टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स और उसके बाद जो करों का मकड़ जाल था उससे मुक्ति मिलना और उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका सिंप्लीफाइड प्रोसेस होना, ये वास्तव में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं कि हमारा जीडीपी डबल डिजिट तक जाएगा, जीएसटी पूर्ण रूप से लागू होने के बाद हम ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं कि भारत में जीडीपी डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। राइट, इनफैक्ट अब जीएसटी रेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगले बहुत बड़ी बहस का पॉइंट ही वही है। जीएसटी काउंसिल गठन होगा, वो तय करेगी जीएसटी रेट, लेकिन सर ये जीएसटी रेट होना कितना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, 4 दिन पहले जब हमारे राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसका विवरण हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा में कल पेश भी किया था कि राज्यों के वित्त मंत्री भी ये चाहते हैं, जिसको हम इम्पावर्ड कमेटी अब तक कहते आए हैं, कि रेट मॉडरेट हो। और अब जो जीएसटी काउंसिल बनेगी, ये काउंसिल का मैंडेट है कि रेट क्या हो, लेकिन काउंसिल में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी है। हम मिलकर तय करेंगे और रेट निश्चित रूप से मॉडरेट रखेंगे। सर, सरकार के सामने अभी भी चुनौती है। 17 इनफैक्ट अप्रैल 2017 की एक डेडलाइन है जीएसटी को पास कराने लागू करने की। पूरा रोड मैप बताएं, ये कब तक लागू हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि आप डेडलाइन को बीट कर लेंगे अप्रैल 2017? आगे का हमारा रोड मैप है, जल्दी से जल्दी जीएसटी काउंसिल का गठन हो, लोकसभा में ये अमेंडमेंट अप्रूव हो, उसके बाद राज्यों का 50% से ज़्यादा रेक्टिफिकेशन हो और उसके बाद अगला जो हमारा विंटर सेशन आएगा उसमें हम सीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी बिल हमारा लाना है वो बिल को लेकर के आएँ और उसके बाद जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के अनुसार उसको जीएसटी को लागू करने का प्रयास करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों को यह आशंका है कि ये जो जीएसटी लागू होगा इससे महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार कैसे निपटेगी इससे सर? देखिए, क्लियर किया उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने कल जवाब देते हुए कि अभी भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, जिसमें ऑलरेडी कर बहुत ज़्यादा है, हम तो लोअर करेंगे तो महंगाई कैसे बढ़ेगी। लोगों को डर है कि रेस्टोरेंट में भी सर्विस टैक्स कम है तो शायद बढ़ेगा, लेकिन कईयों में लोअर होगा, कईयों में थोड़ा हायर होगा, लेकिन रेट मॉडरेट हो जाएगी, एक हो जाएगी। इससे कितना फ़ायदा होगा ये देखने की बात है। आज बहुत से मीडिया में आया भी है कि हम 100 रुपये कपड़ा खरीदते हैं तो वर्तमान क्या दर है और जीएसटी लागू होने के बाद क्या हो जाएगी। उससे भी पता लगना चाहिए कि जीएसटी से कितना फ़ायदा होने वाला है और महंगाई नियंत्रण में रहेंगी, महंगाई कोई नहीं बढ़ेगी इससे। राइट सर, इस बड़े रिफॉर्म के बाद लगातार कॉर्पोरेट्स का रिएक्शन जान रहे हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत एक बेनिफिट है, लेकिन आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है ये बिल, बताएं सर? देखिए, उपभोक्ताओं के लिए भी ये फायदेमंद है। कंज्यूमर का स्टेक भी इसमें रखा हुआ है और आने वाले समय में आपको लगेगा कि कंज्यूमर ही समझेगा कि इसका बहुत बड़ा फायदा होगा उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ऐतिहासिक दिन जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मार्केट देखें तो 8557 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है और ऊपरी स्तरों पे आज थोड़ी थकावट जरूरत है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। किरण जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ शेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने के लिए। काउंटर स्पेसिफिक मूव है मार्केट पे और कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स पे लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं।